बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात पे बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। और ये टिकटों की तकसीम जो है मुनसिफाना तौर पर नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है। पहले ये आवाज़ बलूचिस्तान से आई, बलूचिस्तान की मकामी क़यादत से। अब सिंध और केपी से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब ने जो टिकटों की तकसीम की है वो गैर मुनसिफाना है और इस पर पार्टी मेंबर जो हैं एहतजाज कर रहे हैं कि मेरिट पर इसको होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस केस की जब हियरिंग हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल तलब किया है और दीगर जो मेंबरान हैं उनको भी तलब किया गया और उनसे कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने के हवाले से आपने क्या स्कीम डेवलप की है वो सुप्रीम कोर्ट को आकर आगाह करें। इसके साथ साथ एक और खबर आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से है। 16 रुपए की समरी भिजवाई गई थी वजीर आजम को कि 16 रुपए बढ़ाई जाए कीमत, लेकिन वजीर आजम ने समरी मुस्तरद कर दी है। तो फिलहाल अवाम के लिए कुछ दिन के लिए रिलीफ ज़रूर आवाम को मिल गया, ये अच्छी खबर है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सेनेट इंतखाबात पर के हवाले से चलते हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसमें टिकटों की तकसीम का जो तरीक़ाकार है उस पर खान साहब कहते हैं उनकी पार्टी की जानिब से भी कहा गया कि इस पर नज़रसानी की जाएगी। इस पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बोल न्यूज़ से ताल्लुक़ है, सीनियर तजियाकार है, अपनी राय रखते हैं तमाम मामला पर। ज़ैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ैगम खान साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आगाज़ करूँगा जनरल साहब आपसे। जनरल साहब, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही से अब हम ये देख रहे हैं कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। क्या ये वही डर था जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस तहरीक इंसाफ ने निकाला कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं खदशा था कि जब भी टिकटों की तकसीम का मामला आएगा अरकान हमारे नाराज़ होंगे? जनरल साहब से हम दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, क्या समझते हैं आप सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो पीटीआई ने टिकटों की तकसीम की है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर कि उस पे आपको कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार का जो मुहावरा है वो सेनेट की टिकटों की तकसीम पर जो है सादिक आता है। क्योंकि आप देखिए, हमेशा जो है तकाजा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, पार्टी के अंदर भी होते हैं, फिर वो लोग जो पार्टी के हमदर्द होते हैं, कभी ना कभी उनका राब्ता रहता है पार्टी से, वो लोग भी ज़ाहिर तकाजा करते हैं। और वो टिकट की तकसीम जो है कमर साहब कोई आइडियल नहीं हुई है। हमें पहले सिंध की अगर आप बात करें, फैसल वाडा साहब का जो इंतखाब है उसके हवाले से अगर देखें तो बहुत सारे सवाली निशान हैं। मैं खुद जानता हूँ कि पीटीआई के जो बहुत सारे पुराने अच्छे सिंसियर जो उनके कारकुन हैं या उनके जो रहनुमा है मकामी, वो इस चीज पे बहुत नाला है, नाखुश है। उनका कहना है कि जी नए चेहरों को, जिन लोगों की बारी नहीं आई थी उनको मौका देना चाहिए। उसी तरह आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो है एक बुरान सा खड़ा हो गया था एक टिकट की तकसीम पर जो आपको दिया गया, जो बहुत धन दौलत वाले थे माशाल्लाह। लेकिन अच्छी बात ये कि इमरान खान साहब ने उस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन अभी भी जाहिर है कि जहां पे अच्छे फैसले हुए वहां पे मुतनाज़ा फैसले भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि टिकट की तकसीम जो है ना, आपको जरा अगर बड़ा, मैं चाहूंगा कि मंजरनामे में आप देखें कि सेनेट इलेक्शंस की हम बात करते हैं, इसमें ये तनाज़ात जो है हर पार्टी के हवाले से, मुझे याद जब से हमने कवर करना शुरू किया इलेक्शन, हर बार इस तरह की शिकायत होती है। कुछ टिकट्स होते हैं जिसपे लोग खुश होते हैं कि बिल्कुल जायज मिला, और कुछ ऐसे होते हैं जो नाजायज मिले। लेकिन सवाल ये कि आप बेहतर से बेहतर आदमी को भी दे दें सेनेट के टिकट, उससे क्या जो है सेनेट का जो किरदार है इतना मुतनाज़ा बन गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पे मेरिट नहीं बल्कि यहाँ पे दौलत चलती है। हर पार्टी खरीद फरोख्त की बात करती है, पीपल्स पार्टी की सीटें जितनी वो कहती कि हम जिससे लेंगे। इसी तरह जो है नून लीग जो है ये इस काम में काफी उसने महारत हासिल की हुई है, और पीटीआई के जो अरकान है वो बिके भी हैं, खरीदे भी गए हैं। ये सारे बड़ा एक दिलचस्प बात है। उसमें जो ब्रॉडर मैं समझता हूँ जो पिक्चर है उसमें कंबर साहब हमारे यहाँ जो इंतखाबी अमल है वो इतना ज्यादा उसमें झोल आ गया है। और ये सिर्फ इंतखाबी अमल का झोल नहीं कि आप कहेंगे जी ये फर्ज जो है वो खराब है, उसकी बड़ी वजह ये है कि जी ये निजाम जो है उसमें इसी तरह का जो है काम आमिर साहब, मैं होगा। आपकी बात जब से तक हम बिल्कुल ये नहीं इत्तेफाक सोचेंगे करता हूं कि कि जी झोल आ ये गया तरीका और इसको सबसे बदलेंगे बड़ा तो तब हाउस, नहीं और चल रहा है उसमें जो जी। टिकटों की तकसीम के हवाले से भी एक तो आया, लेकिन उसके अलावा हमने जो देखा, जो वीडियो लीक हुई जिससे एक तरह से इंतखाबात के अमल पर
और जो कुछ पहले होता आया है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो इस हवाले से जैगम खान साहब से भी जानना चाहेंगे। जैगम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो हमने तमहीद बांधी है वो सेनेट में टिकटों की तकसीम के हवाले से बांधी है, लेकिन आमिर ज़िया साहब फरमा रहे थे कि ये जो झोल आ गया है, जो वीडियोस लीक हुई हैं, जो हमें सारा प्रोसेस पता चला है कि किस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, तो इस झोल को कवर करना, इस झोल को ख़त्म करना किस तरह से मुमकिन है? देखिए, एक तो इस झोल को हमें सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस में जो हार्स ट्रेडिंग है सिर्फ उस तक नहीं रखना चाहिए, सिर्फ उस तक नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में दौलत का असर और रसूख किस तरह दर आया है और वो कितना बढ़ रहा है। उसकी वजह से हमारी सियासत पे क्या असर पड़ रहा है, हमारी गवर्नेंस पे क्या असर पड़ रहा है, पॉलिसी मेकिंग पर क्या असर पड़ रहा है और अल्टीमेटली हमारी इकानमी पे क्या असर पड़ रहा है। तो सिर्फ मसला ये नहीं है कि चंद दौलतमंद सेनेटर्स सीटें खरीदने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमें पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। फाटा वाला मामला बहुत पुराना है। फाटा में हमेशा से इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं। केपी से बलूचिस्तान से शिकायतें आती रही हैं, बाकी 2 सूबों से निस्बतन कम आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे लोगों को अपने अंदर जगह क्यों देती हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अंडरमाइन करते हैं और सियासत में दौलत का इस तरीके से असर रसूख बनाते हैं। मेरी राय में इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़ुद सियासी जमातें दौलतमंद लोगों पर इन्हिसार करने लगी हैं, एटीएम्स पर इन्हिसार करने लगी हैं। जब सियासी जमातें एटीएम्स को टिकट देती हैं और एटीएम्स को सेनेट में लाने की कोशिश करती हैं, तो उससे फिर सारा जो आपका प्लेइंग फील्ड है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन जैगम साहब, ऐसा क्यों है? अभी पिछले दिनों हम ये खबर पढ़ रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब यहाँ पे नहीं है और जहांगीर तरीन साहब उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे, तो इमरान खान साहब हमें परेशान नजर आ रहे हैं। काबीना के अंदर की ये खबर है, तो ऐसा क्यों है? हमने क्यों इन्हिसार कर लिया है कि हमारे साथ एटीएम्स होंगे तभी हमारी सियासी पार्टियां चलेंगी, हमारे पास पैसा होगा तभी सेनेट का टिकट मिलेगा, हम किसी अमीर बड़े खानदान से ताल्लुक रखते होंगे, अशराफिया होंगे, तभी हम इस मुल्क की आवाम पर लीड कर सकते हैं? इसकी बड़ी सादा वजह है, और वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाने को तैयार नहीं है, अवाम के पास जाकर अपने रूट्स बनाने को तैयार नहीं है। जब वो अवाम के पास जाएंगे, अपने पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, तो उनका इलेक्टिबल्स पर इन्हिसार कम होगा। इलेक्टिबल्स पर क्यों इन्हिसार करना पड़ता है? क्योंकि इलेक्टिबल्स जो है वो पेट्रनेज की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ वोट उनकी जेब में खुद होते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि हमारे और इनके वोट जब जमा हो जाएंगे तो सीट हमें ज़रूरी तौर पे मिल जाएगी। तो बजाय इसके कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाकर डायरेक्ट अवाम में अपील कायम करे, वो एटीएम्स पर इंहिसार करने लगती है। बिल्कुल सही। अब सिर्फ ये मिसाल लीजिए, मैं जल साहब की तरफ बढ़ूंगा। जल साहब, यही हमने देखा कि आज जो हम स्टोरी उठा रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात की टिकटों की तकसीम पे जो है पार्टी अरकान वो एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरिट पे नहीं दी गई। जो कारकुन आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए वर्क करता है, जो मेहनत करता है, उसका हक है टिकट मिलना, लेकिन उसे नहीं दिया जाता। हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा पैसे वाला है, जिसकी अप्रोच ज़्यादा है, जो कि लॉबिंग जिसकी पावरफुल है, उसे टिकट मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें पार्टी एहतजाज से हमने देखा, जिस तरह अब्दुल कादिर साहब का टिकट वो वापस हुआ, तो कोई चेंज आने की हमें तवक्को है या ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? जन साहब, आप कंबर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही सही तरीके से। मैं अंदाजे से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे सही तरीके से सवाल समझ नहीं आया क्यों कट रही है आवाज। देखिए, ये सब चीजें जो भी आमिर ने बात की, मुजफ्फर साहब ने बात की, बिल्कुल सही है। मैं एक और आपका नुक्ता नजर पेश कर रहा हूँ, वो ये है कि इस सेनेट के इंतखाब ने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की जो चंद बड़ी बड़ी खराबियां थी वो सामने लेके आ गए हैं। अगर हम उनको रिकग्नाइज कर लें और उनको दूर करने का इरादा कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि इन इलेक्शन का ये सबसे बड़ा टेक अवे तो ये होगा ही सारा, क्योंकि जरूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम इस वक्त डेमोक्रेसी को इवॉल्व कर रहे हैं, उस स्टेज पे लाना चाहते हैं जहाँ पे ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, तो ये तो एक बड़ा खुल के सामने आ गया है कि पैसे का वो पाकिस्तान में भी है और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर भी जो पिछला इलेक्शन हुआ है समथिंग लाइक ओवर $15 बिलियन का हुआ इलेक्शन सारा।
वहां पर उन्होंने सिर्फ ये किया है कि एटीएम्स के बजाय उन्होंने बाकायदा कुछ सिस्टम रख लिया जिससे वो डोनेशन लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हम उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे। तो पैसे का मंतखब ना सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है ये। अगर हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे इससे दूर हो जाएगा, वो नहीं होगा। ये तीसरी चीज तो हमारी जमहूरियत ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता ये चली गई है ओलिगार्की के पास। जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास चली गई है। बिल्कुल जॉन साहब, आप किसी या आप सेनेट से लड़ रहे हो, उस इलेक्शन के लिए आपको, अगर आप पाकिस्तान के इलेक्शन का देख लीजिए तो प्रोविंशियल असेंबली के लिए आपको 5 से 7-8 करोड़ रुपया लगता है और नेशनल असेंबली से 20 करोड़ रुपया लगता है उसके। तो कोई पैसा वाला ही ठीक। जुल साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन काफी आ रही है। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। वी विल बी राइट बैक नाज़रीन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद इसी पर डिस्कस करेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर पीडीएम मुत्तफक है और मुत्तफक उम्मीदवार हैं। फैसल वावडा के साहब के नाम पर भी डिस्कस करेंगे कि उनके हवाले से केसेस पहले ही चल रहे हैं लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट क्यों दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल तलब किया है और उनसे कहा है कि बताएं कि जो अभी इंतखाबात होने हैं इसमें करप्शन रोकने के लिए क्या स्कीम है आपके पास। तो क्या मुतवक्के तौर पर स्कीम हो सकती है, क्योंकि इससे कबल जो इंतखाबात हम देखते आए हैं, हम सारे वही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से उसमें पैसा चला, लेकिन ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं क्या हम इसको बेंचमार्क बना सकते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसकी समाअत हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने तो इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप बताएं कि आपके पास क्या स्कीम है, क्या मुमकिन तौर पर स्कीम हो सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। ये मुझे नहीं पता कि दिलों का और जहन में उनके जो है अल्लाह में ही जान सकते, लेकिन बात ये कंबर के बड़ी एक सादा सी मासूम सी ख्वाहिश है ये सुप्रीम कोर्ट की कि जी बदनवानी को कैसे रोकेगा इलेक्शन कमीशन के पास, क्या कोई फुल प्रूफ सिस्टम होगा। इससे पहले वक्त से पहले भी लोग दुख का इजहार ये कर रहे थे कंबर, जैसे हमारे दोस्त जो है साथी जैगम साहब, उन्होंने कहा जी एटीएम मशीन का दौर आ गया है और एटीएम मशीन चलती है यहाँ पर। लेकिन मेरा सवाल एक और है कि एटीएम मशीन का दौर कब नहीं था इंतखाबात में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई को भी जरूरत पड़ी तो ये सब के सब जो एटीएम पे चलते हैं। जरदारी साहब खुद बहुत बड़ी एटीएम मशीन है माशाल्लाह, नवाज शरीफ साहब बहुत बहुत धन दौलत वाले हैं, उनको जरूरत नहीं, उन्होंने फिर अपने साथ बहुत सारे पैसे वालों को जमा किया हुआ, यही पीपल्स पार्टी ने की और यही जो है पीटीआई इस रास्ते पे चली है। अब हमारे सवाल ये आते हैं कि क्यों, वजह जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जी ये जो सरमाएदाराना जमहूरियत की जो हम बॉडी नकल कर रहे हैं, देखिए सरमाएदाराना जमहूरियत नाम ही जब ये है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सरमाया चलेगा इसके अंदर, अमेरिका हो, बरतानिया हो, हर जगह पे पैसे खर्च होते हैं। वो क्योंकि तरक्की याफ्ता जमहूरियत है, उन्होंने कुछ अपने फिर भी कुछ सेफ गार्ड रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी एक फ्लॉड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसकी कहते हैं साल जो है आपके जागीरदारी है, आपके कबायली निजाम है, आपके मिडिल क्लास बहुत कमजोर है, तो इसके अंदर तमाम तरह अपनी बदशकल सूरत के साथ हमारे यहाँ ये सरमाएदाराना जमहूरियत है कि जिसमें जमहूर नहीं है, जिसमें सिर्फ जमहूरियत दुश्मनी है, जमहूर दुश्मनी हो रही है। तो कोई भी हो, अब एटीएम मशीन वो बेचारों का जहांगीर तरीन साहब ज्यादा इसमें बदनाम हो गए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने सिंध में तमाम जितने बड़े वडेरे थे उनको अपने साए तले जमा किया हुआ है, पूरी जगह पे मौरूसी सियासत हो रही है। तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि जब सिस्टम निजाम करप्ट है, जब निजाम खराब है, तो उसके अंदर जो है सही चीज हो रही होगी। या तो आप निजाम को रीसेट कर दें, आप इसको तोड़कर नया निजाम बना दें। हमने देखा, देखिए ना, जो इस निजाम के खालिक थे, 70 की असेंबली जो थी 70s की, वो इस निजाम को चला नहीं पाए। भुट्टो साहब और उनके साथ जिन्होंने मिलकर 73 काइंड बनाया था। फिर हमने 90 में देखा कितने जूते चल रहे थे पीपल्स पार्टी में और उसमें नून लीग में। पूरी 90 की दिहाई जो थी उसको लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में एक स्टेबिलिटी आती, उसके बाद जब खालिद जमहूरियत आती तभी सूरत हाल है। तो हम जो है, हमने एक जमहूरियत को खुदा ना खास्ता खाकुमतन मजहब बना लिया कि जिसपे तनकीद नहीं हो सकती। इस निजाम पे अगर हम तनकीद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं हम पे काफिर होने का फतवा लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ निजाम की खराबी है। इस निजाम में
इसके खमीर में खराबी है, इसकी जो भी कुछ इसमें होगा यही होगा। जैगम साहब निजाम में मैं जी खरीद रहे होंगे। जी आमिर साहब जैगम साहब की तरफ चलते हैं। जैगम साहब निजाम में तो खराबी है, लेकिन अब जो इलेक्शन होने हैं हम देखते आए हैं, इसे किसी ना किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। ठीक है, आप आईनी तरमीम भी ले आए, आपने ऑर्डिनेंस भी जारी कर लिया, वो उसकी ओपोजिशन मुखालफत कर रही है या उस पर जो भी कुछ सियासत हो रही है वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात जब सबके सामने आ गई है, अवाम के सामने आ गई है, हम बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं? चाहे मुकम्मल तौर पर ना आए, जुजवी तौर पर आ जाए, बेहतरी तो आए। ये सबसे अहम सवाल है। एक तो मैं ये कह दूं कि एटीएम्स का जो लफ्ज़ है वो पीटीआई के साथ मखसूस होकर रह गया है। मैं जब सियासत में दौलत की बात कर रहा हूं तो मैं तमाम जमातों की तरफ इशारा कर रहा हूं, ख़ास तौर पे तीनों बड़ी जमातों की तरफ। और ये कोई मसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हल करने का नहीं है, और ना ये सिर्फ कानून साजी से हल होने वाला है। ये बड़ा मसला है और इसको हल करना होगा, और ये वो सवाल है जो हमें अवाम को पॉलिटिकल पार्टी से पूछना होगा कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। एक जवाब वो था कि सियासी जमातों को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। दूसरा इसका जवाब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग का मामला है, सियासी जमातों को उसको हल करना होगा, और उसके हल करने का एक तरीका यही है कि सियासी जमातें अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाएं और मेंबर्स से पैसे लें, बजाय इसके कि दौलतमंद लोगों पर इन्हिसार करें। इमरान खान के एटीएम्स की बात होती है, लेकिन आप देखें मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले दिनों जब उनके कुछ लोगों पर जिन पर लैंड ग्रेबिंग का लाहौर में इल्ज़ाम है कार्रवाई हुई, तो किस तरह मुस्लिम लीग के लोग खुलकर उनकी हिमायत में आ गए। वो भी तो एटीएम है ना। इसी तरह जरदारी साहब का जो मामलात हैं कि किस तरीके से उन्होंने कराची में ज़मीन एक बड़े जो लैंड डेवलपर हैं उसको अरबों रुपए की, सैकड़ों अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो दे दी। वो किस तरह से दे दी? वो भी तो जाहिर है इसीलिए दी कि पार्टी के लिए फिर फ़ायदा उठाया जा सके। सियासी जमातों को अपने आप को क्लीन अप करना होगा, और जो इमरान खान हमें वादा किया करते थे कि वो कारोबार और सियासत को अलग करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको उन्होंने अलग नहीं किया। इस वक्त ज़्यादा ओनस उस पार्टी पर है जो इस वक्त हुकूमत में है। ये मसला 1980 की दहाई से हमारे गले में है। जब ये बात आपने ठीक की है, जब तहरीके इंसाफ से ये सवाल पूछ रहे हैं तो उन्होंने, उनके पास जवाब होता है हमने 20 MPs निकाल भी दिए, सेनेट में तरमीम हम लेके आए, ये बिल आप कहते हैं 1 महीने पहले टेबल हुआ, तो ऐसी बात नहीं, हमने अक्टूबर में टेबल कर दिया था। फिर उनके पास दलील ये होती है कि जी हम तो ऑर्डिनेंस भी इसके हवाले से जारी, हमने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा है। फिर वो कहते हैं आप मिसाक जमहूरियत में देखें, उसमें इन दोनों पहले पार्टीज ने कहा हुआ था, ये दोनों पार्टीज नहीं कर पा रही। जल साहब आपकी जानिब यही तमहीद लेके आपकी जानिब आपसे आंसर सुनना चाहूँगा कि किस तरह से बेहतरी आएगी। जैगम साहब ने अपनी सजेशंस दी, ज़्यादा ओनेस तहरीके इंसाफ पे क्योंकि वो हुक्मरान जमात है, लेकिन हुक्मरान जमात होने के साथ साथ जो एफर्ट्स वो कर रही है, इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है जिससे बेहतरी आए? देखिए, एक तो मैं ये ग्राउंड रियलिटीज हैं पाकिस्तान में, उनको मैं तस्लीम करना होगा, उससे बगैर आगे नहीं चल सकते। नंबर एक जो मेरे नजदीक है वो ये है कि आइन का हुलिया इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि वो प्रैक्टिकेबल इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, और उसको डिफेंड इसलिए किया जा रहा है कि तकरीबन तमाम जो ग्रोह हैं हमारे ओलिगार्की हैं, उन्हें अपने अपने मफादात की तरमीम करवा के वो आराम से बैठे हुए हैं। इस वक्त छेड़ा गया, ठीक किया गया तो मसला बन जाएगा। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप आगे चले। सेनेट के इलेक्शन में जो भी उनकी नीयत थी, जो भी वजह थी पीटीआई की, हम उनको क्रेडिट देने को क्यों तैयार नहीं है कि वो सब कुछ खोल के सामने लेके आ गए हैं। सेनेट के इलेक्शन के जो भी मसाइल थे सामने आ गए हैं सबके। पैसा यहाँ पे चलता है, वफादारी यहाँ पे बिकती है, प्रेशर्स यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, और पार्टी क्रॉस दी पार्टी लाइन बात नहीं होती। अब हमें इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो मैं समझ ट्रांसपेरेंट कर दें इसको, इलेक्शन देखने दें सारी दुनिया को, ये क्यों हम इससे डर रहे हैं इस बात से। अगर तो हमारी इस लिहाज से हमें ये चैलेंज कबूल है, इसको ओपन कर दें आप इसको। और इसमें जो पैसे का, यहाँ पे तो पैसा नहीं लगना चाहिए था इतना ज्यादा, लेकिन इससे भी लड़ रहा है। जहाँ पे आपकी जो ये बाहर हैं जो लॉयर्स की, वहां पे सुबह जो प्रेसिडेंट बनता है पंजाब में एक टीम में, वो 15-15, 20-20 करोड़ रुपया वो लगा रहे हैं आपके। पैसा इलेक्शन में आ गया हुआ है आपका, ये रियलिटी है, इसको तस्लीम करें, इसको रेगुलेट करें आप इसको। उस पैसे का हिसाब जिस तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन मांगता है वो तो पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। उसका आप बंदोबस्त कर दिए, लिमिट मुकर्रर कर दिए पैसे की। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते आप इसका।
क्योंकि इस वक्त अगर आप लगा लीजिए 10 करोड़ रुपए नेशनल असेंबली के पर, तो हमारे मेंबर्स को 10 करोड़ रुपए ऑन दी एवरेज लगाएं तो ये को 35-40 बिलियन डॉलर रुपया लग जाता है। एक तो फायदा है, कितना पैसा सर्कुलेशन में आता है, आवाम को फायदा होता है उसका, लेकिन इशू ये है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं इसकी, जब ये आ गई हकीकत है आपके सामने। इसको आप रेगुलेट करें पैसे को, और पैसे को कैसे रेगुलेट ना करने को, उन्होंने आर्बिट्री फिगर लगा दी है कि 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। जब ऑन ग्राउंड इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो उसमें उसको करें, उसको फिर मॉनिटरिंग का सिस्टम रखे हो, उसको जितना पैसा लगाना है उसको मॉनिटर करवाएं आप इसको, तो कुछ आप हालात ठीक कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगरचे मैं आमिर साहब की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि इस निज़ाम को हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, लेकिन कोई भी आप निज़ाम ले आए, जब तक उसको चलाने के लिए आप सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे, मसला नहीं बनेगा आपका। इस वक्त जत्थेदारी जिस तरीके से चल रही है पाकिस्तान में, जो भी जत्था रखता है वो अपनी बात मनवाता है उससे, तो उसको आपको चेंज करें, अपने आइन के ऊपर अमल दरामद का कोई यकीनी बनाएं, सियासी तौर पर जो हमारी मुख्तलिफ अदवार में। और जज साहब, वैसे आपकी बात, आपने बड़ी लंबा चौड़ा इसका जवाब दिया और बड़ा बेहतरीन किस्म का। मुझे ये बताएं, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव ऐसी आउटकम निकलेगी जिससे जो है हम देखेंगे कि ओपोजिशन पार्टीज जिन्हें अभी बड़ा एतराज है कि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होना चाहिए, वो ओपन बैलेट की तरफ जा सकता है? डू यू थिंक? यस, आई थिंक सो। आप समझते हैं हो जाएगा? जी, मैं ये समझता हूँ, और मैं इस बात पे भी मैं आपके इस चैनल के बताते थे, मैं अपनी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के हालात पे अगर आप ठीक करने के लिए, ये पहला शायद बेहतरीन कदम होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बैलेट को ओपन कर दें और इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि आप इसको जो भी है तरीका इसको ठीक करें, ताकि सामने तो आए ना चीजें सारी जो कुछ भी है, ठीक तो करें इसको, हम ठीक रिकॉग्नाइज तो करें इशू को। आमिर ज़िया साहब, जो कोर्ट रूम में डिबेट चल रही है ना आजकल, वो कोर्ट रूम में डिबेट ये भी चल रही है कि अगर हम सीक्रेट बैलेट की तरफ जाते हैं और अगर ये आसानी बना दी जाए कि आपने किसको वोट दिया है, इसकी जो प्रोसीजर है कि जांच पड़ताल का वो आसान बना दिया जाए, तो सीक्रेट ही रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आजकल कोर्ट में इस पर बहस हुई और इस पर बड़े दलाइल दिए गए अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी, तो आपकी क्या जस्ट है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी जी अगर देखिए, अगर तस्वुर ये है कि जिस पार्टी के जितने लॉ मेकर्स हैं, जितने उसके पार्लियामेंटेरियन असेंबली के मेंबर हैं, उसके तनासुब से उनको सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर आपको जरूरत नहीं प्रोपोर्शनेट सिस्टम करेंगे जी, फला पार्टी के 20 है उसकी रूसन का एक सेनेटर होगा, फला पार्टी के इतने उसके हिसाब से होगा, तो बिल्कुल ये क्लीन काम हो जाएगा। या अगर आप फिर वो कहते हैं ना तस्वुर ये ओपन बैलेट के यही होगा ना कि हर आदमी अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक दे, तो फिर सीधा सीधा इंतखाब के ढकोसले की क्या जरूरत है? आप सीधा सीधा ये करें कि जी जिस पार्टी की जितनी सीट है उसके हिसाब से उनको सेनेटर मुंतखब नाम वो दे दे, 1 2 3 4 जितने बन सकते बन जाएंगे उनके। तो मेरे ख्याल में सबसे करप्शन फ्री तरीका तो यही होगा। दूसरा तरीका, अगर आप कहेंगे जी ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट में हमने देखा कि जमीर भी बिके, वोट भी बिके और पता नहीं क्या क्या बिक गया। और जाहिर है कि अगर आप ओपन बैलेट करेंगे उसमें भी हो सकता है कि लोग डिसेंट करें, उसमें भी हो सकता है हमारे यहाँ लोग बात वोट जाया कर देते हैं, बीच में वोट लगा देते हैं, तो बहुत सारी तरकीबें होती है हमारे लॉ मेकर्स के पास जो है वो किसी ना किसी तरह से चीजों को खराब करने की। तो आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना होगा कि जनाब ये चीज जो है, क्योंकि जो लोग जिस ये क्लास से आ रहे हैं उस क्लास में दौलत की सबसे अहम चीज होती है, राइट, और ये अपनी क्लास को कभी बिट्रे नहीं करेंगे, ठीक, अपने जो तबाती मफाद के खिलाफ नहीं जाएंगे ये लोग। तो उसके लिए आपको कानून ऐसा बनाना पड़ेगा कि हिल ना सके, कानून ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये हिल ना सके। आमिर ज़िया साहब अपना तज्जिया दे रहे हैं। हम नाज़रीन एक छोटी से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक खुशखबरी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी है। इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो 16 रुपए की तजवीज़ दी गई थी उसको वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल फ़िलहाल नहीं बढ़ाया जा रहा है इसकी कीमतों के हवाले से। इसका जो आगे चल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि देखेंगे कि बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना।
वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है, लेकिन इससे बड़ा जो ब्रॉडर इशू है उस पर डिस्कस करेंगे जैगम साहब से। जैगम साहब, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने जब बात की मीडिया से तो वही महंगाई के हवाले से की। हम देखते हैं मार्च जो ये कर रहे हैं सियासी तौर पर इस सेनेट इंतखाबात के बाद, उसका नाम भी महंगाई मार्च रख दिया है। तो ब्रॉडर इशू यानी महंगाई हो गया, तो महंगाई को किस हद तक एड्रेस कर पाई है ये हुकूमत? अगर हम ये छोटे छोटे रिलीफ तो चले मिल जाते हैं, लेकिन असल ब्रॉडर इशू पे बात करते हैं कि किस हद तक रिलीफ मिला है। आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं कर पाई, ये तो इसकी बहुत बड़ी नाकामी है। जो इकानमी के मसले हैं वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल हैं, चले आ रहे थे। बिल्कुल, ये किसी हद तक ये हुकूमत ठीक कहती है कि ये मसले तमाम के तमाम इसके पैदा करदा नहीं हैं, लेकिन मईशत के स्ट्रक्चरल अंदाज में हल करने की भी कोई कोशिश नहीं हुई। मईशत के बारे में भी नाकामी है, और महंगाई के बारे में तो बहुत बुरी तरह से ये नाकाम हुई है, और दो तरह से नाकाम हुई है। देखिए, एक वो महंगाई है जिसका ताल्लुक मैक्रो इकानमी से है, यानी आपका रुपये की कीमत कम हुई, डॉलर की कीमत बढ़ी, और मुख्तलिफ वजूहात में जो इन्फ्लेशन पैदा हुई और उसके नतीजे में चीज़ों की कीमतें बढ़ी। वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसे भी हुकूमत ने मुख्तलिफ तरीके से कंट्रोल करना होता है। लेकिन उसके साथ आप देखिए कि पूरे इन 2 साल में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन से अबव बहुत बड़ी महंगाई इस वजह से हुई कि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी। मिसाल के तौर पर आप आटे की कीमत देख लिए कि 1400 रुपये बन गंदम ज़बरदस्ती किसानों से ख़रीदी गई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। घरों में छापे मार के गंदम उठाई गई पंजाब में, और 1400 रुपये मन लेकर 2800 रुपये मन से 3000 रुपये मन तक आटा लोगों को दिया गया, लोगों को मिला। गंदम की ख़रीदार भी हुकूमत, गंदम की बांटने वाली भी हुकूमत, और लोगों के लिए रोटी खाना ये पूरे साल मुश्किल हुआ। इसी तरह आप चीनी का मसला देखिए, ये नई फसल आने तक कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस वक्त भी कंट्रोल नहीं कर पाए कि जब गन्ने की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, जिससे चीनी की 70% कीमत का तयन होता है, तो फिर चीनी की कीमत कैसे डबल हुई? तो ये माफियाज जिस तरीके से दे वर रनिंग रैम्पेंट, खुरे फिर रहे थे, और वो जो महंगाई बढ़ा रहे थे, और उसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन हुई, जो इन्फ्लेशन से कई गुना ज़्यादा थी, मैं समझता हूँ वो हुकूमत की ज़्यादा बड़ी और असल नाकामी है, जो इन्फ्लेशन से और मैक्रो इकोनॉमी की नाकामी से ज़्यादा बढ़कर है। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी ओपोजिशन के पास खेलने के लिए एक तो अपनी सियासत वो इस पे चमका भी रहे हैं, लेकिन ये बहुत वैलिड पॉइंट है उनके पास खेलने के लिए। अगर महंगाई मार्च के लिए भी आते हैं तो किसी ना किसी तरह आवाम ये समझेगी चलो किसी ने तो बात की महंगाई की। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर भी ये है कि हम ज़्यादा टॉपिक जो है सियासत से रिलेटेड रखते हैं। सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी की उस तरह से अप्रोच, जो वो आम आदमी जो सोच रहा होता है वो अपने घर का आटा दाल चीनी के हवाले से सोच रहा होता है। तो ये जो मेन इशू है, इसको हुकूमत एड्रेस करने में नाकाम क्यों नज़र आती है आमिर साहब? बड़ा मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल जो भी होता है सियासत का, वो यही होता है, वो मईशत से जुड़ा हुआ होता है। और लेकिन एक बड़ा, मैं इससे पहले कि आए कि जो ओपोजिशन क्या कर रही है, देखिए ओपोजिशन की असल मसला है क्रेडिबिलिटी का। अवाम बहुत तंग है महंगाई से। अवाम जो है उनको पता है कि जी माशी नमू नहीं हो रही है, बड़ी सुस्त है, हुकूमत गलत फैसले भी कर रही है, हुकूमत जो है ना तजुर्बेकार भी, उसकी नादानियां भी हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि महंगाई के खिलाफ वो सूरमा लड़ने के लिए निकले हैं कि जो मतलब है इस तमाम हालात के जिम्मेदार है, तो अवाम इतने नादान नहीं होती, क्योंकि आदात छोटी नहीं होती है, मुकद्दर नहीं होती है, जो भूल जाए कि जी जो स्ट्रक्चरल बहुत सारे मसाइल हैं रियासत के, उसमें इन तमाम ये जो रूलिंग एलीट है वो गले गले मुलव्वस हैं। तो एक तो बात ही कि जी ये जो सबको पता है कि इनकी जो तहरीक है पीडीएम की, वो एंटी अकाउंटेबिलिटी मूवमेंट है, वो इंसाफ के खिलाफ तहरीक है। वो महंगाई के लिए नहीं है, वो आवाम के हकूक के लिए नहीं है, और वो जमहूरियत के लिए नहीं है, वो मईशत के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके चंद अफराद जो मुतासिर हो रहे हैं किताब से, उनको जो तकलीफ है उसके लिए ये तहरीक है। अब आते हैं सवाल की जनाब, हुकूमत ने बहुत सारे रॉन्ग टर्न्स लिए हैं। जैसे अभी बात हुई कि जी डॉलर जो है वो उसकी कीमत में इजाफा, और डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है। ये तो स्टेट बैंक की पॉलिसी थी, और स्टेट बैंक में जो हमारे नए गवर्नर है, बहुत सारे हमारे जो मकामी जो हमारे वो हैं पाकिस्तान के होम ग्रोन इकोनॉमिस्ट हैं, वो बड़ा खुल के कह रहे थे कि जी आप इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाएं, उसके इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगा। वो कहते थे कि जी आप रुपए को जरूरत से ज्यादा, हमारा रुपया जो है कहते पहले कहते थे ओवर वैल्यू था, तो अंडर वैल्यू हो गया है।
तो बहुत ज्यादा स्टेट बैंक ने इस तरह की मतलब है इकदाम की, जिसकी वजह से ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। फिर ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो पहली इनिंग्स थी इमरान खान साहब की, जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, तब भी ये लोग बर वक्त फैसले नहीं कर सके कि IMF के पास जाना है नहीं जाना है। लेकिन जब आप IMF के पास जाते हैं तो IMF दो ही काम आपसे कराती है, वो कहती है जी आप अपनी कहते हैं ना कि रुपए को कमजोर करें और शरह सूद पर बढ़ा दें। तो या तो फिर हम कहें कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और IMF के पास ना जाने की सूरत में हमारे पास एक बड़ा इनकलाबी किस्म का कोई प्लान हो कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, तो जाहिर है कि वो ना PTI के पास है, वो ना नून लीग के पास है, ना पीपुल्स पार्टी के पास ठीक। है। जनरल साहब से इस हवाले से कमेंट ले लेते हैं, फिर प्रोग्राम मैंने क्लोज करना है। जनरल साहब, महंगाई एक ऐसा इशू है जो हुकूमत को हमेशा बैकफुट पे फेंकता रहा है, तो ये इशू कब तक आप देख रहे हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ इसमें परफॉर्म करती नजर आएगी? नहीं, हुकूमत ने कुछ मेजर्स तो लिए हैं, लाइक जिस तरह शुगर की इम्पोर्ट है और जिस तरीके से ये गंदम का बहरान पे काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन होलिस्टिक जो होगा एज ए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमारी इस लिहाज से कमजोर है, जिसकी वजह से मसाइल पड़ रहे हैं ये। और हुकूमत को, जो पिछली हुकूमतों को खासकर पर नवाज शरीफ का एडवांटेज ये था कि जितनी ट्रेडिंग क्लास है उनके ऊपर उनका कंट्रोल था एक तरीके से, अब वो इस हुकूमत के पास वो चीज नहीं है। तो जो ट्रेडर्स है हमारे बीच में, वो काफी मसाइल आम लोगों के लिए भी खड़ी कर रहा है, किसान के लिए भी खड़ी कर रहा है, और गवर्नमेंट के लिए तो मसला बन ही रहा है ये। तो कोई सिस्टम जिस तरीके से अभी भारत में बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ है, अगर आप किसान से लेके चीजें डायरेक्ट मार्केट में लेके आ जाएं तो आप देखिए चीजों की कीमतें वैसे ही बहुत आपके नीचे आना शुरू हो जाए। ठीक जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आमिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैगम साहब, आपका भी। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।